तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का एसएफ क्लासेस के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो सभी दोस्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और उम्मीद करता हूं कि ये होली आप सबके लिए ज़िंदगी में अच्छी तरक्की लेकर आए और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करो। तो दोस्तों, होली के अवसर पर हमारे जो संस्थान है एसएफ क्लासेस द्वारा हमारे जो डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि लाइव कोर्स चल रहा है और टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है। तो इन कोर्सेज पर लगभग अप टू 70% तक का भी है ना, अप टू 70% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप लोग आराम से इसको है ना, जो हमारी ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी डिटेल आप वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हैं। लिंक जो है ना वो आपको है ना, अभी जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आराम से वो ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आपको जो लेटेस्ट, वैसे भी टेलीग्राम चैनल पर हम लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल करा दिया करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक जैसा कि आप सबको पता होगा, मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, हमारी क्या चल रही है, ऑफलाइन टेस्ट चल रही है, ऑफलाइन टेस्ट भी चल रही है। और इसका आप सब लोगों को जहाँ तक है, इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसने ज्वाइन किया है। हर संडे इसका टेस्ट सीरीज होती। इसमें क्या था, टोटल 15 टेस्ट होने थे, जिसमें से अब तक कितने हो चुके हैं, अब तक 7 टेस्ट, मतलब 10 टेस्ट तो क्या थे, टॉपिक वाइज थे, जैसे कि सेक्शन वाइज बांट दिया, उसको स्कीम डाल दी एक, ऐसे। प्लस जो 5 टेस्ट थे बाद में, ये 5 टेस्ट क्या थे, ये फुल टेस्ट थे। तो इनमें से क्या हुआ, अभी तक लगभग 7 टेस्ट हो चुके हैं और 3 टेस्ट ये बाकी है और 5 टेस्ट ये बाकी, तो टोटल लगभग अभी 8 टेस्ट बाकी है। तो अभी भी कई दोस्त लोग हमारे पास आते हैं। तो बच्चों, मैं आपके लिए बता दूं साफ साफ कि अभी भी आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका हमने एक टेक्निक ढूंढी है, एक तरीका, एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है कि जो बच्चों अगर अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो संडे टू संडे तो जो टेस्ट चल रहा है उसको दे ही सकते हैं। संडे से जो संडे टेस्ट सीरीज आयोजित हो रही है उसको तो आप लोग अटेंड करोगे। साथ में मंडे से सैटरडे के बीच में, मंडे से सैटरडे के बीच में एक टाइम बता दिया जाएगा। आप उस पर आकर अपने जो ओल्ड पेपर है ना, जो ओल्ड पेपर जो छूट गए, जो शुरुआत के 7 टेस्ट छूट चुके हैं, उनको भी आप वहाँ पे ऑनलाइन, वहाँ पे क्लास में, रूम में आकर अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका हमारे द्वारा आपकी OMR शीट जांच कर दी जाएगी और एक मोटा मोटी एक अनुमानित रैंक भी उसमें आपको बता दी जाएगी कि अगर आपने पुराना टेस्ट दिया होता तो आपकी उस टेस्ट में क्या रैंक होती, ये आपको हमारे द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आज दोस्तों इसी तर्ज पे एक है ना, जल्दी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स ला रहे हैं बच्चों। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर हमने एक बार पढ़ लिया लेकिन कई चीज़ें अपडेट थी, वो छूट गई, या लेटेस्ट में जो पिछले 4-5 महीने में कुछ चीज़ें अपडेट होगी वो हमको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो बुक्स वगैरह मार्केट में आई थी वो भी लगभग 4-5 महीने पहले ही आई थी। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट में राज्य सरकार का बजट आया, बजट में कई सारे अनाउंसमेंट हुए हैं और कई सारे बदलाव हुए हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको अपडेटेड चीज़ मिल जाएगी, एक इसको रिवाइज हो जाएगा। जो भी आपने एक बार पार्ट भी पूरा पढ़ रखा होगा तो आपको आराम से यहाँ रिवाइज हो जाएगा। इसमें वो भी लोग आ सकते हैं जिनमें कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो कम से कम उनको है ना, मोटा मोटी एक उसमें इस कोर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, एक उनको अच्छी नॉलेज उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इसमें सभी लोग आ सकते हैं, जो पहले पढ़ चुके वो अपडेट कर सकते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ लिया वो रिवाइज कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन वो चाहते हैं कि भाई पार्ट बी, ऐसा कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। पार्ट बी का क्या है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, लगभग 15-20 से 1 महीने में ये आराम से तैयार हो जाता है। तो अभी जैसा कि कई बच्चों के रीड का एग्जाम खत्म हो गया, लोग लगभग अभी अधिकांश बच्चे अब फ्री हो चुके हैं। अगर वो चाहते हैं कि लास्ट के जो 2 महीने के अंदर हमारा पार्ट तो तैयार है ही सही, अगर वो लास्ट के 2 महीने में पार्ट भी तैयार करना चाहते हैं तो आराम से इस क्रैश कोर्स के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। आराम से इसको केवल क्या करना है, बस पार्ट भी जो एक्ट है उसको रटना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 11 मार्च से। सैटरडे संडे को इसमें क्लासेज लगेगी। तो जो दोस्त लोग जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, वो आराम से सैटरडे संडे को यहाँ पर क्लास अटेंड कर सकते हैं। और इसके लिए जो बाकी डिटेल है ना, वो अलग से आपको यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से अवेलेबल कर दी जाएगी। और समय समय पर आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम टू टाइम उस पर जो भी अपडेट होती है वो ऐप पर डाल दी जाती है।
तो दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम कर रहे हैं, देखो हमारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही थी ना, उसका जो 5 फरवरी को 4th टेस्ट पेपर हुआ था। उस टेस्ट पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन थे। 80 क्वेश्चन कहाँ के थे? पार्ट ए के थे। 40 क्वेश्चन कहाँ के थे? 40 पार्ट बी के थे। तो ये 40 क्वेश्चन पार्ट बी वाले मेरे द्वारा, इसका पहले भी कहा था हमने कि इसका वीडियो सोल्यूशन हम अवेलेबल कराएंगे। कुछ वीडियो का अवेलेबल करा भी दिया गया, बाकी अभी का काम चल रहा है धीरे धीरे। लगभग सभी वीडियो का, सभी टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन हमारे द्वारा अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं नगर पालिका के बजट प्राकलन को अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष की किस तारीख से पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक है। अब एक तो ये बजट की कई सारी तारीखें हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक डेट है 15 जनवरी, इसमें कुछ करना है। एक डेट है 31 जनवरी, यहाँ कुछ करना है। एक डेट है 15 फरवरी। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बजट के बारे में, सेक्शन 87 में। तो एक डेट होती है 15 फरवरी, एक होती है 28 फरवरी। अब इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है चारों डेट में, कब क्या कौन सा काम होगा। तो आज मैं आपका ये टेंशन परमानेंट दूर कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो बजट के बारे में एक लाइन तो हम जान लेते हैं कि देश में जो जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है ना, वित्त से संबंधित या इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित, उनको कहते हैं वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना, जो हमारा चलता है ना 1 जनवरी से 31 दिसंबर, वो कैलेंडर ईयर कहलाता है। वो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। लेकिन देश में जो इकोनॉमिक्स में भारत सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड गतिविधियां होती है, उसमें यह फाइनेंशियल ईयर का इस्तेमाल किया जाता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो नया साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, यहां तक। अब बजट क्या होता है आप सब लोगों को पता होगा। बजट क्या होता है? बजट होता है फ्यूचर का। जैसे कि जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है ना, नेक्स्ट ईयर आ रहा है, उसमें गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट होगा तो उसका बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका बजट, नगर पालिका का भी बजट हो सकता है, आप अपना घर का भी बजट बना सकते हो। तो नेक्स्ट ईयर में हमारी कितनी तो इनकम होगी और कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, इसका अनुमान होता है। बजट कभी पक्का नहीं होता। बजट क्या होता है? एक अनुमान होता है जिसमें यह बताया जाता है कि हमारा इतना इनकम होगी, ये हमारे सोर्स से इतनी इनकम हो सकती है और इतना हम एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये बजट में मोटा मोटी एक एस्टिमेशन बनाया जाता है। तो इसी तर्ज पर अब देखो नया साल शुरू होगा 1 अप्रैल से, तो जाहिर सी बात है 1 अप्रैल के पहले हमको एक्टिविटी पूरी करनी पड़ेगी। अभी राज्य सरकार का बजट आया, फरवरी में आ गया। भारत सरकार का बजट आया 1 फरवरी में आ गया। अब जो नगर पालिकाओं का भी बजट आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी मतलब ना फरवरी में इसको या मार्च के पहले कंप्लीट होना पड़ेगा, नहीं तो 1 अप्रैल से दिक्कत आ जाएगी। 1 अप्रैल से खर्च नहीं कर पाएंगे अगर बजट अप्रूव नहीं होगा तो इसी प्रकार से नगर पालिका है। नगर पालिका में क्या है, नया साल शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, ये चलेगा 31 मार्च तक। ठीक है, तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि हम बजट पूरा कर सके। अब नगर पालिका के कई सारे इनकम होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा म्यूनिसिपल इनकम के सोर्सेज क्या होते हैं। वो यूडी टैक्स हो सकता है, वो लैंड बेच के हो सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त हो सकता है, वो केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त हो सकते हैं, वो और सारे कई सारे एडवर्टाइजमेंट टेंडर होते हैं, और भी कई सारी तरीके से इन्वेस्टमेंट के कई सारे यूजर चार्जेस लेते हैं। जैसे कि कचरा घर डोर टू डोर गाड़ी आती है तो कई जगह 50 रुपये 100 रुपये पर मंथ इससे वसूलते हैं, और भी कई सारे नगर पालिकाएं फाइन लगा देती है। तो इस सब प्रकार से क्या इसकी इनकम होती है। कुछ एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, मोटा मोटी एक तो सैलरी पे होता है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन सबको सैलरी देनी है। सफाई कर्मचारी है, एलडीसी होते हैं, जयन होता है, इन सबको सैलरी देनी पड़ती है। इसके बाद ऑफिस का खर्चा होता है, ऑफिस चलाना पड़ता है साल भर। ऑफिस में कई सारे खर्चे होते हैं, स्टेशनरी का, फर्नीचर का, कई सारे खर्चे होते हैं, बिजली बिल वगैरह होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं। पूरे साल में क्या करेंगे, रोड बनाएंगे, इतने करोड़ का विकास कार्य कराएंगे, रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, नाली बनाएंगे, ये सब के लिए खर्चा होता है। तो ये बच्चों क्या होता है, जैसे डेवलपमेंट का खर्चा करना है तो ये सब बजट में शामिल करना पड़ेगा पहले से ही। अगर आपने बजट में शामिल नहीं किया तो फिर आप वो खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कहाँ पढ़ा होगा कि पावर होती है, जैसे ईओ को अपनी पावर होती है, चेयरमैन की अपनी पावर होती है और बोर्ड की पावर होती है।
तो ये बजट कहाँ पास कराना पड़ता है? बजट है ना, बजट के लिए क्या होती है? एक बोर्ड मीटिंग होती है, वो उसमें ये पास कराना पड़ता है, तभी जाके कोई खर्चा कर सकते हैं। तो अब ये बजट के लिए जाहिर सी बात है 1 अप्रैल से तो नया साल शुरू हो जाएगा, तो उसके पहले कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले डेट आती है 15 जनवरी। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करना पड़ेगा बच्चों कि बजट बनाना पड़ेगा, बजट तैयार करना पड़ेगा। बजट अनुमान में कितना, एक अनुमान तो लगाना पड़ेगा कि है ना नगर पालिका की कितनी इनकम होने की संभावना है इस अगले साल और कितना हमको एक्सपेंडिचर करना है। तो 15 जनवरी से पहले पहले क्या करेगा जो सीएमओ है, अब ये सब अनुमान लगाने का काम, बजट बनाने का काम गवर्नमेंट ऑफिसर ही कर सकता है, जो जनप्रतिनिधि होता है उससे इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो सीएमओ क्या करेगा? सीएमओ बजट अनुमान तैयार करेगा, बजट एस्टिमेट तैयार करेगा, जिसमें सब कुछ होगा, कितना इनकम होगा, किस सोर्स से होगा, क्या क्या एक्सपेंडिचर करेंगे, पहले से दिमाग में प्लानिंग बनानी पड़ेगी अगले साल की। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद सीएमओ ने काम कर लिया, फिर आएगी चेयरमैन की बात। 31 जनवरी तक क्या करेगा? सीएमओ तो बना के दे दिया चेयरमैन को, अब चेयरमैन इसको क्या करेगा? नगर पालिका को प्रस्तुत करेगा। नगर पालिका मतलब नगर पालिका बोर्ड होता है, नगर पालिका को प्रस्तुत करेगा। ये नगर पालिका का जो बोर्ड होता है उसको ये प्रेजेंट कर देगा कि भाई ये देखो हमने ऐसा बजट बना दिया गया। अब बॉल किसके कोर्ट में आएगी? अब जो गेंद है ना वो नगर पालिका का जो बोर्ड है, बोर्ड मीटिंग होती है उसके अंदर आ गई। तो फिर क्या करेंगे? फिर एक है ना बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? बोर्ड मीटिंग। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा इसलिए मैं यहाँ बता नहीं रहा बोर्ड मीटिंग क्या होती है। जो नगर पालिका की मीटिंग बुलाई जाएगी, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर ये बजट को पास करना अनिवार्य है 15 फरवरी तक, कि नगर पालिका ने ये बजट पास कर दिया 15 फरवरी तक। लेकिन कई जगह जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड मीटिंगें नहीं हो रही, बोर्ड मीटिंग में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती, काम नहीं होता, बजट पास नहीं करता। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये तो बजट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बजट कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो 1 अप्रैल से खर्चे में दिक्कत आ जाएगी। तो फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने पावर दी किसको? 28 फरवरी तक। 28 फरवरी तक कौन? जो ये अधिकारी है ना सीएमओ, ईओ भी हो सकता है, कमिश्नर भी हो सकता है। भाई तुम कहाँ भेजोगे? तुम इसको तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजोगे। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, आई रिपीट। बजट बनाना है तो 15 जनवरी तक किसकी जिम्मेदारी है? सीएमओ की जिम्मेदारी की बजट बनाएगा। फिर वो बजट बना के क्या करेगा? चेयरमैन को दे देगा। चेयरमैन उसको 31 जनवरी तक बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर देगा। फिर 15 फरवरी तक बोर्ड में मीटिंग होगी, उसको पास करना अनिवार्य है। लेकिन किन्हीं कारणों से बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाई या फिर आपस में सहमति नहीं बनी, वो बजट पास नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में फिर वो जो सीएमओ की ड्यूटी बनती है कि 28 फरवरी तक वो क्या करे? उसको राज्य सरकार को प्रस्तुत करे। ये सीएमओ की जिम्मेदारी बनती है। अभी दोनों परिस्थितियों में कहां जाएगा ये बजट? बजट इसको कहां जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को। दोनों परिस्थितियों में बजट, जैसे अगर मीटिंग में पास, बोर्ड मीटिंग में बजट पास हो गया तब भी, नहीं हुआ तब भी सीएमओ 28 फरवरी तक इसको स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे? चाहे तो इसको है ना, इसको अप्रूव, फाइनल जो बजट का अप्रूवल कहां से होता है? स्टेट गवर्नमेंट को होता है। या तो इस पर सहमति दे दे भाई ये सही है, या इसमें कुछ मॉडिफाई किया, या उसको लगता है कि कुछ डेटा में कमी है, कोई चीज में कमी है, तो उसको मॉडिफाई कर देती है। और जो ये डिसीजन लेती है, सहमति दे, मॉडिफाई कर दे, दोनों फाइनल होगा। फिर इसको नगर पालिका कोई लेन देन नहीं है, दोबारा नगर पालिका में नहीं जाएगा। मतलब अंतिम जो अनुमोदन होता है ना बजट का, वो राज्य सरकार करती है। वो जो नगर पालिका से बजट भेजता है उसको मॉडिफाई कर सकती है। कुछ उसको लगता है कि ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है या कुछ इसमें डेटा सही नहीं है तो चेंज कर सकती है। फाइनल अनुमति कौन देगा? राज्य सरकार देगा। उसने जो मॉडिफाई कर दिया उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, नगर पालिका उसको चैलेंज नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट फाइनल अथॉरिटी होती है। तो अब इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन गए, सारे चारों डेटा को 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड में सीएमओ क्या करता है, नगर पालिका का क्या रोल है, बोर्ड मीटिंग कब होती है, कब तक होनी चाहिए, अब घुमा घुमा के पूछते हैं और आप लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हो। 15 जनवरी का आंसर 31 जनवरी समझते हो, फिर कहते हो कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे चीज को। तो ये इसको चारों डेटा को इस प्रकार से आपको याद रखनी है। तो अब ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था इसका बताओ? नगर पालिका का जो बजट एस्टिमेट है, बी कहते हैं इसको, वो अध्यक्ष द्वारा, मतलब चेयरमैन साहब द्वारा प्रत्येक वर्ष की किस तारीख के पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो बताओ, ये चेयरमैन वाली सेकंड स्थिति की बात थी। अब इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 31 जनवरी। 15 जनवरी तक तो क्या किया? सीएमओ ने क्या बनाया? बजट एस्टिमेट तैयार किए। 31 जनवरी तक चेयरमैन ने इसको प्रस्तुत किया। 15 फरवरी तक इसको फिर नगर पालिका पास करेगी।
नगर पालिका की मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग, उसमें पास करेगी। अगर पास नहीं हो पाता है तो फिर वापस से 28 फरवरी तक ये CMO इसको स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा और उसको अपने आप ही पास हुआ मान लिया जाएगा, क्या कर दिया पास। ये प्रोसेस होती है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? 31 जनवरी। कोई दिक्कत है क्या? इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं जिसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, तो समझाने वाली बात होती है। टेस्ट सीरीज का मैंने बताया था। अभी बच्चों कितना हो गया? जो हमारे 15 टेस्ट चल रहे थे उसमें से ना 10 तो क्या थे? सिंपल वाले थे, मतलब टॉपिक वाइज थे। 5 फुल टेस्ट थे, इसमें तो 7 हो चुके हैं। तो ठीक है, अगर फिर भी कोई अगर मान लो ये टेस्ट सीरीज नहीं कर पाया या नहीं करना चाहता, तो जो लास्ट 5 है ना, लास्ट जो 5 टेस्ट है वो फुल टेस्ट होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जाम की तरफ से। और हमको इसको प्रयास करेंगे कि स्टेट वाइज इसको ऑर्गेनाइज कराएं, पूरे राज्य स्तर पर इसको आयोजित कराएंगे और बड़े स्तर पर इसकी रैंक होगी। और जो लास्ट में आपने कितनी तैयारी कर ली, कितनी पढ़ाई करी, उससे पूरा जजमेंट कहाँ पे हो पाएगा? इन टेस्टों में हो पाएगा। और 26 मार्च से स्टार्ट हो पाएगा। तो 26 मार्च के पहले पहले लगभग सब जगह सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्रैश कोर्स भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए है ना, आप जो है ना ये 5 टेस्ट से जरूर ज्वाइन करें, इनकी प्रैक्टिस करें और पूरे स्टेट लेवल पर हम इसकी रैंक निकालेंगे। जिसकी रैंक अच्छी आएगी, मतलब तैयारी अच्छी है, तो इसके आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा एग्जाम का, लगभग पढ़ ली सब लोग। अब उसकी क्या प्रैक्टिस करनी है। और फुल टेस्ट सीरीज मिल रहा है, इसलिए तो हमारा देखो बच्चों, आज की डेट में हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इतनी पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि ऐसा मौका कहाँ मिलता है। मैंने कई टेस्ट सीरीज देख ली, कई एग्जाम, कई बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में टेस्ट सीरीज आयोजित होती है, मुश्किल से 20 बच्चे मिलते हैं, लेकिन हमारी क्लास में रूम भर जाता है। इतना लगभग 100-150 के आसपास बच्चे, 150, 180, 200 के आसपास बच्चे क्या कर रहे हैं? ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में शामिल हो रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। इसलिए अब हम चाहेंगे कि जो लास्ट की 5 टेस्ट हो उसको और बड़े लेवल पर बढ़ाएं, स्टेट लेवल पर इसको आयोजित कराएंगे, ताकि और ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल हो और उसमें आप लोगों की एक रैंक मिल जाए। तो ये इसका आप लाभ ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। राजस्थान जो नगर पालिका अधिनियम है 2009, उसमें ये कह रहा है कि क्या कह रहे हैं कि राज्य सरकार के बिना अनुमति के कौन सा प्रस्ताव बजट में शामिल नहीं किया जा सकता। भाई देखो क्या होता है बजट, मैंने बताया था कुछ तो इनकम होती है इसकी, ठीक है, कुछ एक्सपेंडिचर होता है, डेवलपमेंट वगैरह होता है। लेकिन ये एक्सपेंडिचर में कुछ चीजें ऐसी है, कुछ आइटम ऐसे हैं जिसके लिए पहले क्या चाहिए, कुछ आइटम ऐसे हैं जिसके लिए स्टेट का पूर्व अनुमोदन चाहिए। स्टेट का क्या चाहिए? पूर्व अनुमोदन चाहिए। उसके बिना आप ये बजट में नहीं डाल सकते इसको। अब इसकी लिस्ट है, 4 चीजें हैं मुख्य, मोटा मोटी। ये आपको जबानी ओरली याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्या? नया यान। जैसा सपोज करो नगर पालिका को कोई कार खरीदनी है, मान लो स्विफ्ट डिजायर खरीदनी है, तो अब ये सीधा नहीं, ऐसा नहीं कि बजट में डाल दिया, बजट पास हो गया, खरीद ली, ऐसा नहीं। पहले स्विफ्ट डिजायर खरीदनी है तो इसका प्रस्ताव बना के कहां भेजो? प्रस्ताव बना के कहां जाएगा? ये तो प्रोसेस है, मैंने किया हुआ है, सब जगह यही प्रोसेस अपनाती है। जैसे मान लो नगर पालिका में गाड़ी खरीदनी है, ये डिसाइड हो गया, तो क्या करो? सबसे पहले तो इसको प्रस्ताव बन के कहां जाएगा? प्रस्ताव बन के इसको भेजो स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब स्वायत्त शासन विभाग, LSG, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे देती है, समझ को परमिशन दे दी, तो अब इसको डालो बजट में। भाई खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए अनुमति चाहिए बोर्ड की, तो फिर बजट में क्या करो? इसको वे में जो एक्सपेंडिचर वाली साइड पर डालेंगे, फिर बजट पास हो जाएगा। बजट पास हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट से, फाइनली परमिशन मिल जाएगी बजट पास होने की, तब जाके फिर इसको कार को खरीद सकता है। ऐसा नहीं सीधा ही अपनी मर्जी से डाल दिया। ऐसे ही मान लो कोई स्थावर संपत्ति, कोई जो फिक्स है, जमीन खरीदनी है सब उसको नगर पालिका को, तो ऐसा नहीं, पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लो, फिर बजट में उसको प्रोविजन करो, फिर खरीद सकते हो। ऐसे ही नए पद का सृजन है, मान लो कोई नए पोस्ट क्रिएट करना चाहता है, हमको लगता है कि नगर पालिका में एक नया, जैसे कि जनरली ये 4th ग्रेड के लिए होता है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं ना, उनके लिए होता है, क्योंकि इनकी बढ़ती स्टेट मतलब नगर पालिका के स्तर पर ही होती है। तो आपको लगता है कि नगर पालिका में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जरूरत है 2 की, तो ऐसा नहीं है। आपने सीधा क्या किया? 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि है ना, सीधा आपने क्या किया, बजट में 2 कर्मचारी की जरूरत है, उनका क्या करा, उनकी सैलरी का खर्चा जोड़ दिया और उसको शामिल कर लिया, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये मैंने किया हुआ है सब, आपको क्या करना पड़ेगा, वही प्रस्ताव बनाना पड़ेगा। इसका प्रस्ताव बना के कहाँ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा कि भाई हमको 2 कर्मचारियों की आवश्यकता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, आप इसको परमिशन दो। स्टेट गवर्नमेंट इसकी परमिशन दे देती है,
फिर लोकल लेवल पे इसकी बढ़ती हो सकती है, और इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में डाल देंगे बजट वाले में, तो इससे क्या होगा, फिर उनको सैलरी मिलने लग जाएगी। ये इसकी प्रोसेस होती है मोटा मोटी। ऐसे ये 3 चीजें तो ये होगी। एक ही चीज इस पर नहीं बताई, एक चीज यहाँ पर नहीं है, वो है कि नगर पालिका चाहे तो कोई प्राइवेट फर्म को ग्रांट दे सकती है। प्राइवेट फर्म को कोई जैसे कोई अपने आपके नगर पालिका क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई गौशाला गायों के संबंध में अच्छा काम कर रहा है, तो गौशाला को आप चाहो तो अनुदान दे सकते हो, गौशाला को अनुदान दे सकते हो। आपको लगता है कोई संस्था गौशाला के क्षेत्र में बड़ा काम कर रही है, गौशाला को अनुदान देना चाहती है नगर पालिका, तो जैसे 5 लाख का तो दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं दे सकते। पहले वही प्रस्ताव बन के भेजेंगे, फिर वहां पे क्या होगा, उसको राज्य सरकार के पास जाएगा, राज्य सरकार परमिशन देगी, फिर उसको बजट में प्रोविजन करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर आप उसको ग्रांट दे सकते हो। तो ऐसे ये 4 बिंदु हैं, उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा इसका। ये 4th इसमें नहीं बताया था, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी राज्य सरकार बीच बीच में घोषणा कर सकती है, कोई नए बिंदु इसमें जोड़ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसको आप अच्छे से याद रखें। ऑफलाइन टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, इसका आप ज्यादा लाभ लें। मैं टेस्ट सीरीज में इसलिए इतना पोस्ट कर रहा हूँ कि इससे आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और फिर टेस्ट सीरीज में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए गए, और 120 क्वेश्चन है सारे। पूरा जो एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से ही एकदम बनाया गया है, इसलिए आप लोग इस टेस्ट सीरीज की अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जो 2009 है के अधीन रहते हुए अध्यक्ष द्वारा बजट प्रारूप प्रस्तुत करने के किस तारीख से पहले नगरपालिका द्वारा बजट प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। ये बात कर रहे थे हम, ये वही 4 डेटों में से एक है। अब बताओ कौन सी डेट यहाँ आएगी, नगरपालिका द्वारा बजट प्रस्ताव कब पारित किया जाना चाहिए। तो 15 फरवरी के पहले क्या आ जाएगा सही आंसर, 15 फरवरी आ जाएगी। अब आपको इजी हो गया ना, ये कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें, आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन रहते हुए बजट अनुदान को परिवर्तित करने की नगरपालिका की शक्ति के संबंध में सही कथन है। तो इसका सही आंसर बताओ मुझे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक सेक्शन 87 में तो बजट था, सेक्शन 89 था, जिसमें क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, बजट में इनकम का एक्सपेंडिचर का वर्णन होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, एक बार बजट पास हो गया तो ऐसा लगता है कि क्या हो सकता है, उसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। जैसा हमने उम्मीद करी थी वैसा तो नहीं बैठ पा रहा, ना इनकम हो पा रही, ना एक्सपेंडिचर हो पा रहा। तो सेक्शन 89 ये पावर देता है कि चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफाई करने के लिए किसकी राय चाहिए, मतलब किसकी सिफारिश पे। तो जो कमेटी होती है ना, कौन सी कमेटी होती है, वित्त समिति, फाइनेंस कमेटी। इस फाइनेंस कमेटी की सिफारिश पर नगरपालिका दोबारा से वापस से बोर्ड मीटिंग बुला के उस जो वो हेड है उसको चेंज कर सकते हैं, एक हेड से दूसरे हेड में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई पूरा जो एक्सपेंडिचर होता है उसके कई सारे हेड होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का अलग होता है, डेवलपमेंट का अलग होता है, कोई और चीज़ का अलग हो सकता है। तो उनको एक जगह, मान लो एक जगह पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो उसको दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। नगरपालिका बजट पूर्णता नहीं है, यहाँ क्या है, फाइनेंस कमेटी की सिफारिश पे उसके बिना कंपलसरी नहीं होगा, उसके कंपलसरी सहमति की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 4 हो जाएगा, 1 और 2। राजस्थान जो नगरपालिका अधिनियम 2000 के तहत राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु सशक्त प्राधिकरण है। इसको अब एक बार समझ लेते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। देखो सबसे पूरी कहानी सुन लो। आप में से कितना को लगता है कि नगरपालिका 94 में बनी, 1994 में, जब ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम या 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ। ऐसा बात नहीं है, नगरपालिका तो ब्रिटिश काल से थी। कब से थी, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो ब्रिटिश टाइम से थी, अंग्रेजों के जमाने से ही। बहुत पहले मद्रास में, उसके बाद राजस्थान में माउंट आबू, झालरापाटन, ये बहुत ब्रिटिश टाइम से ही नगरपालिकाएं हैं। लेकिन इन नगरपालिकाओं में क्या है, 2 समस्या थी। एक तो इनको पावर नहीं दी गई, और दूसरे इनके पास फाइनेंस नहीं था। देखो क्या होता है ना, अगर नगरपालिका को पावर देंगे, नगरपालिका को पावर कहां से जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट से। भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास फुल पावर है। मान लो वो अब चाहते हैं कोई काम नगरपालिका को देना, तो फिर इससे स्टेट गवर्नमेंट की पावर कम होगी नहीं होगी, बताओ। स्टेट गवर्नमेंट की इससे पावर कम होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसलिए क्या करते थे, इनको शक्तियां नहीं देते, कोई कार्य नहीं दे रखा था, केवल बस साफ सफाई का ये काम दे रखा था, बाकी कोई काम इनको दे नहीं रखा था। अब जब तक आप काम दोगे नहीं तो उनका कैसे वर्चस्व होगा, या कैसे वो बढ़िया काम करेंगे। दूसरा, इनके पास पैसा नहीं था। पैसा इनको है ना, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दे दी, मर्जी पड़ी तो दे दी, नहीं दी तो नहीं दी, ऐसे चलता था।
खुद की कोई इनकम होती नहीं थी, साफ सफाई में क्या इनकम होगी। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल क्या थी, वीक थी एकदम से। न तो इनके पास कोई पैसा था, न कोई इनके पास कार्य था, ऐसा कोई पावर भी नहीं दी गई थी। अब भारतीय संविधान में क्या बात थी, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया था। स्थानीय स्वशासन लागू होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। महात्मा गांधी जी का भी यही था कि भाई क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन लागू करना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, जिसको क्या कहेंगे, शासन की तीसरा टीयर। कौन सा टीयर, 3 टीयर। पहला टीयर कौन सा हो गया, भारत सरकार, दूसरा टीयर राज्य सरकार, तीसरा टीयर क्या, स्थानीय सरकार, जिसमें नगर पालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत सब शामिल होगी। तो इनको पावर देनी चाहिए। तो फिर पावर कैसे दी जाए, पावर कैसे दी जाए, तो पावर फिर के देने के लिए क्या किया गया 1993 में, तो कौन सा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसमें क्या हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज लागू किया गया। फिर 1994 में क्या किया गया, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसमें क्या किया गया, अर्बन क्षेत्र में क्या किया गया, शहरी क्षेत्रों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो क्या, स्थानीय स्वशासन लागू किया गया। फिर इन्होंने देखा कि ठीक है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन किया गया ना, इसमें कुछ कार्य फिक्स कर दिया, भाई ये कार्य इन नगर पालिकाओं को और स्थानीय स्वशासन को या ग्राम पंचायतों को मिलना ही मिलना चाहिए। तो एक समस्या तो ये खत्म होगी कि भाई कार्य नहीं था इनके पास, राज्य सरकार इनको काम नहीं देना चाहती थी। तो एक तो ये हो गया कि इनमें पहले प्रोविजन कर दिया कि भाई ये काम नगर पालिका करेगी और ये काम ग्राम पंचायतें करेगी। दूसरा पैसे का मामला आया, तो कि ये राज्य सरकारें क्या होती, पैसे नहीं देती, तो क्या करें, तो एक काम करो, इसी संविधान में डाल दिया कि एक राज्य वित्त आयोग बनाओ। क्या बनाओ, एक राज्य वित्त आयोग बनाओ, एक राज्य वित्त आयोग बनेगा। प्रत्येक 5 वर्ष में, आप लोग जानते होंगे राज्य वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए होता है, फिर इसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, फिर नया बनता है। तो क्या करो, एक परमानेंट एक राज्य वित्त आयोग बना दो, जो क्या करेगा, जो नगर पालिकाओं के क्या उसमें एक्सपर्ट होंगे, इकोनॉमी के, फाइनेंस के, म्युनिसिपल फाइनेंस वगैरह के, जो सबसे पहले इनकी स्टेटस को करेगा कि भाई इनकी क्या स्थिति है, इनके पास कितने पैसे हैं, कम है, ज्यादा है, क्या है, ये सब ये डिसाइड करेगा। फिर क्या करेगा, ये भी करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का पैसा आ रहा है, वो शेयर करे किसके साथ, इन नगर पालिकाओं के साथ में, म्युनिसिपलिटी बोर्ड के साथ में शेयर करे। तो ये क्या करेगा, एक फॉर्मूला बनाता है कि भाई जैसे नगर स्टेट गवर्नमेंट को सपोज करो 100 रुपये कमाई हो रही टैक्सेस, तो 10 रुपये इनको दो नगर पालिकाओं को, या 5 रुपये दो। ये हर राज्य वित्त आयोग अलग अलग पेश करता है। तो यहाँ तक आप ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एसएफसी क्या करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित हो गया 5 साल में। ये अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा किसको, ये अपनी रिपोर्ट तैयार करके पूरी स्टडी करके म्युनिसिपल फाइनेंस के बारे में पूरी स्टडी कर लेगा, अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा, भाई इतना पैसा नगर पालिका को दो, इतना पैसा पंचायती राज को दो। ये रिकमेंडेशन भेजेगा गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने इसका गठन किया था उसको भेजेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है फाइनल डिसीजन। देखो एक बात हमेशा याद रख लो, गांठ बांध लो, पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सरकार संप्रभु होती है, देश में एक ही चीज संप्रभु होती है, सोवरिन होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पर कोई भी कमेटी, कोई भी आयोग, उसकी रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती, वो गवर्नमेंट की मदद के लिए होती है। राज्य वित्त आयोग इतना बड़ा नहीं कि वो गवर्नमेंट को आदेश दे सके कि भाई ये करना ही करना है, वो केवल सलाह दे सकता है। ऐसे जितने भी आयोग हैं, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो, इन सबकी जो सिफारिशें होती है ना, वो गवर्नमेंट पे क्या होती है, वो सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती। सरकार कोई कंपल्सन में नहीं किसी भी आयोग, किसी भी कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉस होती है, उसको जनता ने चुना है। यहाँ तो 4 बाबू बैठे हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन 4 रिटायर्ड अधिकारी को टिका देते हैं। अब ये डिसीजन करेंगे क्या, पूरी सरकार को बताएंगे क्या, जो जिसके साथ 6 करोड़ अशोक गहलोत जी के पास 7 करोड़ जनता का समर्थन है, उनके प्रतिनिधि हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या होती है, सोवरेन होती है, सब प्रभु होती है। कोई भी कमेटी हो दुनिया की, कई कमेटियां बैठती है, उनकी किसी की भी रिपोर्ट को इसको मानना बाध्यकारी नहीं होता, अंतिम डिसीजन इनके विवेक पर निर्भर करता है। ऐसे जब ये स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा, अपनी रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, तो फाइनल डिसीजन कौन लेगी, वो राज्य सरकार लेगी। हालांकि एक आंख की शर्म वाली बात है, इतनी बड़ी संस्थाएं जब है ना, संवैधानिक संस्थाएं कोई रिपोर्ट भेजती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सामान्यतः इसको एक्सेप्ट कर लेती है, सामान्यतः 99.99%, और एज इट इज कर लेती है। जो ये रिपोर्ट देता है वैसा वैसा ही इसको एक्सेप्ट कर लेती है सामान्यतः। परंतु अगर क्वेश्चन ने पूछा कि ये बाध्यकारी है, तो बिल्कुल नहीं है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी करता है। अब फिर जो भी डिसीजन लेगी ना, इसको एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, ये
हो सकता है चाहे तो उसके 100 बिंदु है तो 80 बिंदु को एक्सेप्ट कर ले, 20 को नहीं करे। वो जो सभी स्टेट गवर्नमेंट करे वो कहाँ जाएगा, वो फिर विधानमंडल के पास में रिपोर्ट रखनी पड़ेगी कि भाई ये रिपोर्ट आई थी, हमने ये डिसीजन लिया। अब विधानसभा को बताएगी गवर्नमेंट रिपोर्ट लेके कि भाई हमने ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, हमने इन बिंदुओं को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा करके विधानमंडल को इसको प्रस्तुत करेगी वहाँ पर रिपोर्ट। ये राज्य सरकार की ड्यूटी होती है, चाहे मान्य ना माने पर वहाँ बताना पड़ेगा विधानसभा में या विधानमंडल में। तो ये मैंने पूरी बता दी कहानी। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत राज्य वित्त आयोग जो एसएफसी की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु, तो भाई एसएफसी अपनी रिपोर्ट कहाँ भेजता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजता है। स्टेट गवर्नमेंट फाइनल कॉल लेती है, अंतिम निर्णय कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन लेगा। पैसा का मामला है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री लेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट लेगा, वित्त विभाग निर्णय लेगा अंतिम। तो सही क्या है, राज्य सरकार है। राज्य सरकार में भी अगर और इंडिविजुअल पूछिए स्वायत्त शासन की जगह वित्त विभाग होता तो और ज्यादा सही होता है। राज्य सरकार की तरफ से वित्त विभाग इस पर डिसीजन लेगा, यही पावरफुल होता, यही एम्पावर्ड है डिसीजन लेने का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 76 क्या है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में ही है। पहले तो संविधान में लिख दिया, फिर और डिटेल में लिखने के लिए यहाँ भी इसको प्रोविजन डाल दिया राजस्थान नगर पालिका एक्ट में। किस सेक्शन 76 में, राज्य वित्त आयोग के कार्यों के संबंध में सही कथन की पहचान करे। तो मैंने पहले बता दिया, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं है। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्लिखन करना, नगर पालिका की जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसका रिव्यू करना, कैसी स्थिति है, क्या मजबूत है, क्या कमजोर है, क्या कमजोर है तो उसको कैसे मजबूत किया जाए, ये सब के बारे में रिव्यू करेगा। अब फिर राज्य का जो पैसा आ रहा है टैक्स का, आप सब लोग जानते हो किस में आता है, कंसोलिडेटेड फंड में आता है, सीएफ में, संचित निधि में आता है। ये सब पढ़ा होगा आपने पॉलिटिक में। संचित निधि होती है, पब्लिक अकाउंट होता है, वो इमरजेंसी कंटीजेंसी अकाउंट होता है, 3 अकाउंट होता है। तो सारा जैसे जो स्टेट का जितने भी इनकम होती है ना, वो सारा कहाँ जाता है, मोटा मोटी वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। तो यहाँ से इन नगर पालिकाओं को कितना पैसा देना है उसका रूल बनाएगा, उसको बनाएगा। तो दोनों सही है। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं के सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों का अवधारण, भाई इसको इसमें से कितना पैसा दे उसका कंसेप्ट, उसका सिद्धांत देगा। ये दोनों एकदम सही आंसर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बजट अनुदान में समाविष्ट न होने के बावजूद भी नगर पालिका निधि से कितना मामले में सदाई किया जा सकेगा। भाई बजट पेश कर दिया, कुछ इनकम होनी थी, कुछ एक्सपेंडिचर करना था, लेकिन एक्सपेंडिचर में क्या उस टाइम अनुमान नहीं लगा पाए हम। जैसे सपोज करो कोरोना कोविड टाइम था, मार्च में लगभग लॉकडाउन लगा था, उससे पहले बजट पास हो गया था अधिकांश जगह। अब कोरोना आ गया तो एकदम से इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई। अब जब ये बजट पेश किया था तो इसमें कोविड का खर्चा तो जोड़ा नहीं था, नगर पालिकाओं ने अनुमान नहीं किया था कि भाई कोविड पे कुछ खर्चा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी है जो आप अगर बजट एस्टिमेट में शामिल नहीं है तब भी आप खर्चा कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक तो अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कर, मान लो नगर पालिका में कोई पेनल्टी वगैरह लग जाती है कोई अन्य अधिनियम के माध्यम से या फिर कोर्ट के माध्यम से, तो वो तो चुकाना नहीं, तो जेल में डाल देंगे। तो वो भी इमरजेंसी है, उसको चुकाना पड़ेगा। लोग अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लगता है कि इमरजेंसी है और कुछ खर्च करना है तो कर सकते हैं, पर टेम्परेरी बेसिस पर, अस्थायी पर, टेम्परेरी पर वापस से उसको सेट करना पड़ेगा। कोई खतरनाक डिजीज होगी जैसे कोविड का मैंने बताया था, तो ये क्या होगा, इसको रोकने के उपायों पर खर्च करना पड़ेगा। ये चाहे बजट में कवर हो ना हो, लेकिन खर्च तो करना पड़ेगा। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा, सभी होगा इसमें। अब इसमें समझने वाली इतनी बात नहीं है, ये तो याद रखने वाली बात है। 3 बिंदु है, तीनों बिंदु को आपको याद रखना चाहिए। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीएमओ प्रत्येक वर्ष में 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और साथ ही नगर पालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में 31 जनवरी से पूर्व पहले तक की तारीख को नगर पालिका को बजट अनुमान प्रस्तुत करेगा। अब इतना राम कहानी बता दे, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। अब इसको करो प्रयास सही करने का। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 15 जनवरी तक क्या करेगा सीएमओ, क्या करेगा, बजट अनुमान करेगा, तैयार करेगा, साथ साथ में स्थापना अनुसूची वगैरह जहाँ क्या क्या खर्चा होगा वो सब तैयार करेगा, सही है। फिर 31 जनवरी तक कौन करेगा, सीएमओ नहीं करेगा, चेयरमैन करेगा। मैंने बताया था ना, चेयरमैन क्या करेगा, उसको फिर 31 जनवरी तक नगर पालिका को प्रेजेंट करेगा। फिर 15 फरवरी तक नगर पालिका उसको पास करेगी। पास नहीं हो तो 18 फरवरी तक फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट भेजेगा। बार बार बता रहा हूँ चारों चीजें। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ये ऑप्शन गलत, पहला आंसर सही है एकदम, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए।
अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य, फिर वो आ गया जो राज्य वित्त आयोग होता है सेक्शन 76, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन असत्य है, असत्य चुनना है, अनट्रू मतलब फॉल्स चुनना है, ट्रू नहीं चुनना, कौन सा गलत है वो चुनाव करना है। तो राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के संबंध में जो रिव्यू किया जा सकेगा, जो राज्य सरकार पर बाध्यकारी होगा, ये मैंने पहले रामकहानी बता दी। राज्य सरकार पर कोई कंपल्सन नहीं है, ये केवल एडवाइजरी रोल है, केवल सलाहकारी काम होता है, यहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट कंपल्सन नहीं होता। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, नगर पालिका बाध्यकारी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नगर पालिका को तो पावर ही नहीं है रिव्यू करके, वो तो किसको भेजनी है, रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजनी है, नगर पालिकाओं की यहाँ कोई भूमिका ही नहीं है। थर्ड, राज्य वित्त आयोग के सुझाव केवल सिफारिश है, बिल्कुल सत्य बात है, केवल सिफारिश है। राज्य विधानमंडल पर द्वारा पारित कर राज्य सरकार उनको लागू करेगी, राज्य विधानमंडल की सम्मति से या उसके माध्यम से इसको लागू किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल थर्ड ऑप्शन एकदम इसमें सही है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये फॉल्स पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा फॉल्स है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 असत्य है, थर्ड सत्य है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बजट प्राकलन, जो बजट एस्टिमेट है वो पास नहीं कर पाए, ये तो बताया पास नहीं कर पाए, फेल हो गया, बोर्ड मीटिंग में बहुमत नहीं बैठा या कोई डिसीजन नहीं हो पाया, तो नगर पालिका का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो फिर कौन करेगा, सीएमओ क्या करेगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रेजेंट करेगा। वैसे एक बात बताऊं, क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा गया, अगर ये विफल नहीं होता, पास भी करते थे तब भी स्टेट गवर्नमेंट के पास हो जाता है इससे, तो कहाँ जाएगा बताओ, राज्य सरकार के पास जाएगा। राज्य सरकार में भी कौन सा डिपार्टमेंट है, एलएसी डिपार्टमेंट होता है। हर साल हमने कई बार बजट पास कर करके नगर वहाँ स्वास्थ्य शासन विभाग में जमा कराना रहता है, फिर वो एक बार चेक करते हैं, कुछ गलती होती है तो उसमें सुधार वो खुद ही अपने स्तर पर ही कर लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो 2009 है, इसकी एक सेक्शन कौन सी, 87 का संबंध किससे है, बजट से है, के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बजट में कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, हमने देख लिया था, नए पदों का सृजन, नए वाहनों का करे, स्थायी संपत्ति का करे, किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना, ये चारों हमने पहले डिस्कस कर चुके थे। सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका बजट प्रांकलन, ये बी बजट एस्टिमेट प्रत्येक वर्ष किस तारीख से पहले नगर पालिका द्वारा पारित किया जाना चाहिए, ये मैंने इतनी बार बता दिया आपको, 15 फरवरी से पहले पारित करना चाहिए नगर पालिका द्वारा। नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वो फिर क्या करेगा, 28 फरवरी तक स्टेट गवर्नमेंट के पास सबमिट करेगा उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान जो नगर पालिका एक्ट 2009, उसका एक सेक्शन है 81 के अनुसार निगम कोष से भुगतान करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षित शर्तें, तो ये सब अच्छे से पता है आपको। कोई भी ये बजट था, बजट में क्या था, आय थी, वे था, जब तक ये एक्सपेंडिचर में कोई चीज़ शामिल नहीं होगी तब तक आप खर्च कर ही नहीं सकते। ये तो बजट का मतलब होता है, बजट में जो वे में शामिल होता है वही खर्च कर सकते हैं, उसके बिना आप खर्च कर ही नहीं सकते। तो कैसे करेंगे, जब ये वर्तमान बजट में इसको कवर किया गया हो, बजट में बनाया था उसमें जब वे एक्सपेंडिचर साइड थी उसमें कोई टॉपिक कवर किया होगा, कोई चीज़ शामिल होगी खर्चे को, तभी आप खर्च कर सकते हो, बिना उसके तो शामिल नहीं कर सकते। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी है जो कर सकते हैं, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी हो जाए, पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी हो तो टेम्परेरी कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाए, कवर्ड इन द करंट बजट ग्रांट, जो प्रेजेंट का जो बजट है उसमें उसको शामिल किया जाना चाहिए, तभी खर्च कर सकते हैं, नहीं तो खर्च नहीं कर सकते। नगर पालिका द्वारा बजट प्राकलन पारित करने में विफल रहने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बजट तैयार कर प्रस्तुत करना आज्ञापरक होगा। बिल्कुल सही आंसर है, ये तो बताया रखा मैंने, 28 फरवरी या उसके पूर्व राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए आज्ञापरक होगा। बिल्कुल सही है। अगर मान लो बजट पास नहीं करती नगर पालिका तो 28 फरवरी तक वो सीएमओ प्रस्तुत करेगा ही करेगा। मान लो बजट एस्टिमेट में कोई चेंज होता है या राजस्थान या स्टेट गवर्नमेंट कोई मॉडिफाई कर देती, तो मैंने बताया था स्टेट गवर्नमेंट जो कई की ना डिसीजन लेगी वो अंतिम होता है, वो नगर पालिका बाध्यकारी होता है। तीनों ऑप्शन सही है, इसमें कोई गलती नहीं। बताओ, ये थर्ड में आपको लग रहा होगा, बजट प्राकलन में विचार करने के पश्चात नगर पालिका के हित में बजट प्राकलन परिवर्तन करने के लिए नगर पालिका को दिया गया निर्देश नगर पालिका बाध्यकारी होगा। अगर राज्य सरकार को लगता है कुछ मॉडिफाई करना चाहिए बजट में तो वो कर सकती है, और जो वो करेगी वही अंतिम डिसीजन होगा। मतलब अंतिम पावर किसके पास दी गई है बजट के संबंध में, वो दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य वित्त आयोग दी गई प्रत्येक सिफारिश उस पर की गई कार्रवाई की स्पष्टीकरण और ज्ञापन सहित रखी जाती है। तो राज्य वित्त आयोग किसको अपनी सिफारिश देता है, वो राज्य सरकार को देता है। राज्य सरकार उस पर क्या डिसीजन लेती है, उसके सहित जो एक रिपोर्ट कहाँ पेश करती है, वो विधानमंडल में, विधानसभा में करती है। तो राज्य विधानमंडल के समक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारी इसमें टॉपिक में योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी कौन सी सरी? तो आप सब लोगों को पता ही है, पहले से एक गाँव में तो एक योजना चलती थी, इंदिरा आवास योजना। अभी भी गाँव में है ना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, ये इंदिरा आवास योजना बंद हो गई, लेकिन आज भी जो घर बनते हैं ना, उसको क्या कहते हैं कि इंदिरा आवास बन गया। मेरे शहरों में चलती थी राजीव आवास योजना। बाद में मोदी जी ने एंट्री करी और क्या किया, 25 जून 2015 को दोनों को क्लब कर दिया सबको कि अब ये नहीं चलेगा, अब चलेगा क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो शहरी, एक ग्रामीण, एक होगा रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के दो पार्ट हो गए, एक तो ग्रामीण के लिए अलग, एक शहरी क्षेत्रों के लिए अलग होता है। तो शहरी क्षेत्रों में मैंने पढ़ाया था, इसके कई सारे कंपोनेंट थे। कौन कौन से थे बताओ? एक तो BLC था, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी 25 जून 2015 को क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। तब क्या कहा गया था कि जो 2022 तक है, 2022 तक पूरे देश में जिन जिन के भी लोगों के घर नहीं है, चाहे शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों को घर अवेलेबल कराया जाएगा। इसको टेक्निकली कहा था हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल 2022। ये गवर्नमेंट का टारगेट था 2015 में जब स्कीम लॉन्च की गई थी कि हम 2022 तक समस्त भारत के गरीबों को घर अवेलेबल करा देंगे। लेकिन 2022 निकल गई, आपको पता है समस्त आदमियों को घर अवेलेबल नहीं हुआ। इसलिए पिछले साल 2022 में सरकार ने इस टारगेट को आगे किसका दिया, क्या किया, 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 तक घर बनाए जाएंगे अब। तो ये टारगेट भी आपको याद रखना चाहिए। फिर इसमें मैंने बताया था प्रधानमंत्री आवास योजना के कई सारे कंपोनेंट बताए थे, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक तो था BLC, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। हर आदमी को जिसकी ज़मीन है उसको 1.5 लाख रुपए दे दो, वो घर बना लेगा, जैसे गांव में होता है, सेम वही पैटर्न था। एक था क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, घर बनाने के लिए कोई लोन लेता है गरीब व्यक्ति तो उसको ब्याज में छूट दी जाएगी, 3.5 से लेकर 6.5% तक ब्याज में इंटरेस्ट में छूट थी। इसमें EWS के लिए अलग थी, LIG के लिए अलग थी, MIG के लिए अलग थी। ये सब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। एक लेटेस्ट में है ना, क्या आया था, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। वो जब क्या हुआ था, कोविड-19 के टाइम क्या हुआ था, मजदूरों ने भारी मात्रा में प्लान किया था, तब सरकार ने वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाई थी। उसी में ये घोषणा करी थी कि शहरों में क्या होगा, जो मजदूर रहते हैं उनके किराए पर घर उपलब्ध कराने के लिए क्या वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाओ, उसमें से एक 1 BHK फ्लैट टाइप बनेंगे, उसमें ये किराए से सस्ते दाम पर किराए से रह सकते हैं। तो ये सब इसके पार्ट थे। अभी आज मैं इतना डिटेल में जाऊँगा नहीं इसमें, अभी की डेट में हम क्वेश्चन करेंगे। इसका प्रारंभ 25 जून 2015 को किया, 15 को किया गया, बिल्कुल सही था, ये मैंने बताया था। हाल ही में कैबिनेट ने इस योजना को बढ़ाकर कितना कर दिया, 31 दिसंबर 23, बिल्कुल गलत बात, कितना कर दिया, 2024, 31 दिसंबर 2024 तक करना है पूरा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन, ये बताया दिया मैंने, जितनी भी हमारी योजनाएं स्कीम है, 8 योजना है शहरी क्षेत्र से संबंधित है। तो जितनी भी भारत सरकार की शहरी क्षेत्र से योजनाएं, सबका नोडल विभाग कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मंत्री कौन है, श्री हरदीप सिंह पुरी जी। तो ये भी सही है, ऑप्शन है। गलत क्या हो गया, सेकंड हो गया। अभी क्या पूछ रहा है, सब ट्रू पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ, फर्स्ट और 3, 1, 1, 3 सही हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अब हमारे 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इससे पहले कुछ और एक बात कर लेते हैं। जैसे कि अब आप सबको पता है कि हम हमारे एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम की डेट बहुत नज़दीक आ गई। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मई आने में कोई टाइम नहीं है। अभी क्या चल गया, फरवरी आज खत्म होगी, मार्च अप्रैल मतलब 2 महीने के लिए मान लो। तो अभी आपके पास फिर भी टाइम है। रीड के बच्चे फ्री हो गए, और भी जिनके कई एग्जाम थे, भाई LDC हाई कोर्ट का एग्जाम था, वो भी लगभग फ्री हो गए। तो अब जिसने अभी तक भी तैयारी नहीं करी ना, वो भी अभी भी पार्ट डे तो लगभग सबका तैयार है, अभी से वो तैयारी स्टार्ट कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और इसको क्या करना है, पार्ट बी को रटना है अच्छे से। देखो मैंने इसमें शुरू से बता रहा हूँ, समझने वाली बात कम है, जहाँ समझने वाली बात है हमने समझा दिया। आप लोगों के पास बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है। आपने बाजार में कई बुक देख ली होगी, हमारी भी बाजार में बुक अवेलेबल है, आप खुद ही कंपेयर कर लो, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं ना। 2 बुक पढ़ो, देखो, खोलो पेज, पता चल जाएगा कौन सी बुक बढ़िया है। इतना अच्छा कंटेंट है, उसका बुक अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हमने ही उपलब्ध कराया, और भी जगह के अवेलेबल है, लेकिन आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। लगभग 700 क्वेश्चन हमारी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो कम टाइम बचा हुआ है, लगभग 2 महीने बच रहे हैं, उसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करो और इसको अच्छे से पढ़ाई करो।
और फिर एक और बात बता दूं चलते चलते, आप लोगों के लिए क्या है, एक खुशखबरी है, जल्दी डिपार्टमेंट में फाइल चल रही है, वो जल्दी आपको मिल जाएगी। पहले मैं अनाउंसमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि फिर बाद में लोग पीछे पड़ जाते हैं, पर कुछ ना कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी आप लोगों को। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। LHD की कौन सी एजेंसी राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिम्मेदार है? तो जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये कौन से सरकार की योजना है? ये भारत सरकार की योजना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, CSS है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऐसी योजना है जिनमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर लागू करते हैं, दोनों मिलकर पैसा देते हैं। सामान्यतः 60-40, केंद्र सरकार 60 रुपये देगा तो राज्य सरकार 40 रुपये देगी। ऐसी योजनाओं को कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजना। तो यहाँ पर भारत सरकार के स्तर पर मैंने बताया था कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये तो पहले स्ट्रक्चर होगी। फिर इसके बाद ये कहाँ आएगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में इसका कौन जिम्मेदार है, नोडल है, LHD है। ठीक है, थर्ड फिर कहाँ जाएगी, नगर पालिकाओं इसको लागू करेगी। इस तरह से स्कीम लागू होती है। सबसे पहले भारत सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर नगर पालिकाएं। भारत सरकार में कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्टेट में कौन सा LHD स्वायत्त शासन विभाग, थर्ड पे नगर पालिका। लेकिन बच्चों क्या स्वायत्त शासन विभाग ने एक अलग से संस्था बना रखी है, एजेंसी, एक अलग से संस्था बना रखी है जो क्या करती है, शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। देखो बच्चों समस्या क्या थी, बड़े बड़े शहरों में क्या गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जैसे स्मार्ट सिटी, अमृत योजना है। अब नगर पालिकाओं में क्या इतनी क्षमता नहीं, उनकी कैपेसिटी नहीं, वहाँ इतने एक्सपर्ट लोग ही नहीं। छोटी नगर पालिकाएं मान लो केसराई पाटन है, वहाँ पर मुश्किल से एक जगह है, वो भी नहीं है। तो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतने बड़े जो टेक्निकल प्रोजेक्ट होते हैं सीवर लाइन का, इनको लागू कर सके। तो क्या किया कि ऐसे कामों के लिए एक अलग से एजेंसी बना दो। वो किसके अंडर में आएगी, वो स्वायत्त शासन विभाग के अंडर में ही आएगी। तो ऐसी एजेंसी बनाई, इसका नाम था रूडसिको, राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन। ये शहरी पेयजल का काम करती है, सीवरेज का काम देखती है, और ये आज की डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना का टेक्निकल काम भी यही देख रही है। राज्य स्तर पर नोडल यही है। आप लोगों ने अगर पुलिस, जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर देखा होगा, PHQ लालकोटी पे, तो PHQ से थोड़ा आगे चलते हैं तो वहीं बिल्कुल नेक्स्ट बिल्डिंग की किसकी है, रूडसिको की है। PHQ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, बिल्कुल साइड में ही रूडसिको का हेड ऑफिस है। जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं, मैं खुद भी जब ये ना ये प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करते थे तो जो भी DPR वगैरह बन के सारे फॉर्म रूडसिको बेचते थे और सारे कंट्रोलिंग रूडसिको से होती थी। जितनी भी VC वगैरह होती थी भारत सरकार के पास रिप्रेजेंट करना होता था, वो डिपार्टमेंट की तरफ से कौन करता था, रूडसिको करता था। यहाँ हालांकि कोई अलग से भर्तियाँ नहीं होती, ये स्वायत्त शासन विभाग से जाते हैं लोग बाग, एम्प्लॉय जितने भी होते हैं ना, ये स्वायत्त शासन विभाग से जाते हैं। JN वगैरह, JM मेनली तो यहाँ टेक्निकल लोग होते हैं, JN IN एक्शन वगैरह होते हैं। इनको क्या करती है गवर्नमेंट, थोड़ा और ट्रेनिंग देके थोड़ा सा इस काम में एक्सपर्ट बना देती है टेक्निकली। तो ये रूडसिको का खेल हो गया। ये रूडसिको बच्चों, पहले ही रूडसिको का ही पुराना नाम था रूपडिको, ओल्ड नेम था रूपडिको। बाद में रूपडिको चेंज करके क्या कर दिया गया, रूडसिको कर दिया गया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आपको सबको पता ही है, पूरे राजस्थान में सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए संस्था बनाई गई है। रिको का आप काम पता है, इसी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करता है इंडिया, राजस्थान में लगभग हर सब डिवीजन में आज की डेट में औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर गया। तो ये इसका रिको का काम होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट के, मैंने बताया था पहला घटक BLC मतलब बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। खुद बेनिफिशियरी जो लाभार्थी है वो बना सकता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी का ये जमीन है, इस पर कच्ची झोपड़ी बन रही है, ठीक है। अब क्या चाहता है, ये पक्का मकान बनाना चाहता है, तो ये BLC में अप्लाई करेगा कि भाई मुझे तो क्या करो, BLC के तहत इस कंपोनेंट के तहत पैसे दे दो। तो सरकार फिर BLC नगर पालिका फॉर्म भराएगी, ऐसे लोगों का सर्वे करेगी कि भाई किसी के पास घर नहीं है, फॉर्म भर दो। फिर ये सारे फॉर्म कहाँ जाएंगे सारे फॉर्म यहाँ जयपुर रूडसिको में आएंगे। रूडसिको इन फॉर्म को कहाँ भेजेगी, भारत सरकार को भेजेगी। फिर वहाँ से अप्रूव हो जाएंगे। तो फिर इनके खाते में कितना, 1.5 लाख रुपए सरकार देती है। इसमें कितने रुपए देती है, 1.5 लाख रुपए देती है। 3-4 किस्तों में देती है, जैसे काम पूरा होता रहता है वैसे वैसे पैसे देते रहते हैं। तो इसमें सही राशि क्या है, 1.5 लाख रुपए। जो शहरों में ग्रामीण में चलती है ना, सेम उसी पैटर्न पे चलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में इनमें से कौन सा आश्रम लेती है, EWS की इनकम, LIG मिडिल इनकम ग्रुप 2। तो एक बार बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक कंपोनेंट है, कौन सा, CLSS। क्या है CLSS, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। मतलब आप क्रेडिट ले रहे हो, लोन ले रहे हो घर बनाने के लिए, हाउसिंग लोन पर एक तरह से सब्सिडी दी जा रही है।
इसके अंदर क्या करते हैं, कोई गरीब व्यक्ति अगर अपना खुद का घर बनाना चाहता है तो उसको बैंक से लोन लेने पर क्या करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी अवेलेबल कराएगी। जैसे मान लो सपोज करो हाउसिंग लोन 12% चल रहा है, तो गवर्नमेंट कह देगी भाई 4% हम सब्सिडी देंगे, तो उसको क्या पड़ेगा 8% में पड़ जाएगा। 6% देंगे तो 6 पे पड़ जाएगा। ऐसे क्या करती है भारत सरकार, इस स्कीम के इस कंपोनेंट के तहत घर निर्माण पर बैंक से लोन लेते हैं तो उनको सब्सिडी देती है। लेकिन किसको कितनी देगी, ऐसा हर आदमी को नहीं। कोई करोड़पति आदमी है वो बैंक से लोन लेने जा रहा है तो उसको भारत सरकार सब्सिडी नहीं देगी, केवल जो गरीब आदमी है उनको देती है। तो गरीब आदमी क्या कैटेगरी बांध रखी है, सबसे गरीब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यहाँ पर जिसको 3 लाख तक जिसकी इनकम है ना, 3 लाख रुपए तक किसी की इनकम है तो उसको EWS फैमिली माना गया। ऐसे लोगों को क्या करते हैं 6.5% 6.5% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, ज़्यादा दी जाती है। फिर उससे थोड़ा सा पैसे वाला तो उसको कहते हैं बच्चों लोअर इनकम ग्रुप। क्या कहते हैं, लोअर इनकम ग्रुप। EWS से ज़्यादा पैसे वाला है तो उसको 3 से 6 लाख तक की इसकी इनकम होती है, इसको भी ब्याज में सब्सिडी दी जाती है। फिर एक आता है मिडिल इनकम ग्रुप। अब 6 लाख तक तो हम पहुंच गए, 6 लाख से 12 लाख तक मिडिल इनकम ग्रुप को 2 भागों में बांटा, मिडिल इनकम ग्रुप 1, मिडिल इनकम ग्रुप 2। तो 6 लाख से 12 लाख तक जिसकी इनकम है उनको क्या करेंगे, उनको भी MIG 1 मान के इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। फिर दूसरा आएगा मिडिल इनकम ग्रुप 2 MIG 2। ये 12 लाख से, ये 24 नहीं होगा दोस्तों, ये 18 लाख तक जिसकी इनकम है उनको ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। अभी तो जाहिर सी बात है सबसे गरीब बेचारा ये है EWS, तो इसको ज़्यादा ब्याज सब्सिडी दी जानी चाहिए, इसको कम सबसे कम इसको। तो इसलिए ये कैटेगरी बांट दी, ज़्यादा गरीब ज़्यादा सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, कम गरीब सरकार की तरफ से कम मदद मिलेगी। और इसके बाद 18 लाख के बाद में कोई सब्सिडी नहीं है, 18 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है, मतलब ब्याज में छूट। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसका CLSS कंपोनेंट है उसमें अधिकतम कितने रुपए की इनकम वालों को इंटरेस्ट में छूट मिलती है, तो 18 लाख तक अधिकतम है। इसके बाद अगर किसी की 19 लाख इनकम है तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जा सकता। आवास योजना अर्बन के तहत लोन लेगा तो उसको लोन नहीं मिलेगा, लोन में छूट नहीं मिलेगी कुछ भी, पूरा ब्याज उसको चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में पड़ा होगा। अच्छे से पढ़ो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।